सभी का हमारे इस कार्यक्रम न्यूज उषा में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है उन प्रतियोगियों के लिए जो कि सिविल सेवा की तैयारी के लिए बाजार में जाते हैं बेहतर कोचिंग संस्थानों की तलाश में, और ऐसी स्थिति में उन्हें किन संकटों का सामना करना पड़ता है, या इस बाजारवादी भूमंडलीकृत दौर में जो एडवर्टाइज कोचिंग संस्थाएं हैं वे किस तरीके से अपना जाल बुन चुकी हैं कि जिससे कि विद्यार्थी भ्रमित होकर के उन संस्थाओं के चंगुल में फंस जाते हैं और बेहतर संस्थाओं का चुनाव नहीं कर पाते हैं। तो बेहतर संस्था का चुनाव कैसे करें, इस पर हम दो लाइन आपके बीच में रखेंगे। रखने का अर्थ यह है कि ये संस्थाएं किस तरीके से आपको भ्रमित करती हैं अपने जाल में फंसाने के लिए, या ऐसी संस्थाओं को से बचने के लिए बेहतर संस्थाओं का चयन हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हम प्रायः कोचिंग संस्थानों का चुनाव करते क्यों हैं सिविल सेवा की तैयारी के लिए, इसकी आवश्यकता क्यों है। दूसरा कि जब हम तैयारी करने जाएं तो किन बातों का ध्यान रखें, यानी दो ही मूल प्रश्न। एक तो हम सिविल सेवा संस्थाओं का चुनाव करते क्यों हैं कोचिंग संस्थानों का तैयारी के लिए, और दूसरा कि जब हम तैयारी के लिए उतरते हैं तो फ्रॉड संस्थाओं से कैसे बचें, या पूर्ण रूप से जो कारपोरेट रूप धारण कर चुकी हैं, जिनके पास काबिल टीचर नहीं हैं, फिर भी वे अपने जाल में बच्चों को, विद्यार्थियों को, प्रतियोगियों को फंसाए रखती हैं और एक लंबा समय गुजर जाता है फिर भी लड़के का चयन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं वह मानसिक अवसाद की अवस्था में आ जाता है, या डिप्रेशन की अवस्था में आ जाता है, या परिवार का भी दबाव उस पर पड़ने लगता है। अब इसके लिए विद्यार्थी खुद को जिम्मेदार ठहराए गार्जियन के सामने, या अपने उस गलती को बताए कि उसने किस तरीके से बुरी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन कर लिया, या ऐसी कोचिंग संस्था को ज्वाइन कर लिया है जिसने उसके कैरियर को बर्बाद कर दिया। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम इस पर कुछ शब्द बोलेंगे कि हम कोचिंग संस्थाओं का चुनाव क्यों करते हैं सिविल सेवा की तैयारी के दौरान, और दूसरा यह क्यों जरूरी है, और दूसरा तब हम दूसरे खंड पे जाएंगे कि किस तरीके से हम इनके भ्रमजाल से बचें बुरी संस्थानों के। तो सबसे पहला चीज ये है कि प्रायः जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके जो पेपर का नेचर होता है फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल होता है। वही जब हम सिविल सेवा का पूर्ण दर्शन करते हैं इसके पेपर्स का, तो इसमें पाते हैं कि इसका नेचर फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल के अलावा एनालिटिकल होता है। ऐसी परिस्थिति में सेल्फ स्टडी के जरिए सबके बस की बात नहीं है इसकी तैयारी कर पाना। हालांकि कुछ एक मेधावी बच्चे हैं जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल, जिनका एप्टीट्यूड लेवल इस स्तर का है कि वे सेल्फ स्टडी से भी आईएएस बने हैं और ऐसे बनते आएंगे। लेकिन इस ढांचे में एक सामान्य विद्यार्थी अपने आप को, या परीक्षार्थी या प्रतियोगी अपने आप को नहीं रख सकता है। सबके बैकग्राउंड अलग अलग होते हैं, सिविल सेवा के विषय की सबको समझ नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में जब हम कोचिंग संस्थानों को ज्वाइन करते हैं, यानी बेहतरीन कोचिंग संस्थानों को ज्वाइन करते हैं, तो यहां पर हमें परिपक्व मेच्योर्ड अध्यापक मिलते हैं, साथ ही साथ विद्यार्थियों का एक ऐसा परिवेश मिलता है जो कि लगातार साल 2 साल से उस प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। तो जो मेच्योर्ड अध्यापक मिलते हैं ये आपको तैयार कराते हैं कॉन्सेप्चुअल एनालिटिकल लेवल से, जिससे कि आप कम समय में अपने आप को उस प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयुक्त बना सकें। विद्यार्थियों को जो परिवेश मिलता है उससे कहीं ना कहीं आप एक एनवायरनमेंट में ढले होते हैं। आपका जो ध्यान है पूरी तरीके से और मोटिवेशन है वो एक दिशा में स्थिर बना रहता है, जो कि प्रायः सेल्फ स्टडी में जल्दी संभव नहीं होता है। क्योंकि घर ला करके तैयारी करते हैं तो पता चला कि मम्मी बोल रहे जाकर आटा पिसा के लाओ, तो पापा दूसरी बात कह रहे हैं, तो भैया तीसरी बात कह रहा है, तो बहन चौथी बात करी, फिर दोस्तों का अलग आता है कि चलो फिल्म देख के आते हैं, ये करते। तो कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्जन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए सिविल सेवा संस्थानों का चयन आवश्यक है कि आप अपनी एकाग्रता को बना करके विषय की कम समय में सही समझ को विकसित कर सकें बेहतर मार्गदर्शक के निर्देशन में। तो इसलिए जरूरी है ताकि आप जल्दी समय में आप प्रिपेयर करें और एग्जाम को बीट करके एक बेहतर प्रशासक बन सकें। तो इसलिए हम सिविल सेवा का चयन करते हैं, या फिर आप चयन करते हैं सिविल सेवा संस्थानों का, यानी कि कोचिंग संस्थानों का। अब दूसरा प्रश्न है कि जब हम कोचिंग संस्थानों की तैयारी के लिए जाते हैं तो कैसे भ्रम का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज
कि क्या चीज हमें कोचिंग्स में चाहिए जिससे कि हम उनका चुनाव करें, तो 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज मायने रखती है कि उस संस्थान के जो पढ़ाने वाले फैकल्टीज हैं या अध्यापक हैं या लेक्चरर्स हैं वे कितने अनुभवी हैं। पहली बात यह मायने रखती है जब आप चुनाव करने उतरते हैं बाजार में कोचिंग संस्थानों का। दूसरी बात कि उनकी विषय पर कमांड कितनी है। तीसरा कि क्या वे उस विषय की डिग्री लिए हुए हैं, यदि ऑप्शनल पेपर पढ़ा रहे हैं तो, यह सामान्य अध्ययन का भी उस पार्ट्स को पढ़ा रहे हैं तो। 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कि अनुभवी कितना है शिक्षक, दूसरा उसकी सब्जेक्ट पर कमांड कितनी है, और तीसरा कि उसका एनालिटिकल पावर कितना है ताकि वह आपको उस विषय से परिचित करा सके। ये बातें अगर पाई जा रही हैं उस कोचिंग संस्थान के अध्यापकों में, तो विद्यार्थियों के लिए किसी तीसरी चीज को ध्यान रखने की बहुत जरूरत नहीं है। हालांकि दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, ये पूरी तरीके से जो है एब्सोल्यूट नहीं है, इसके अलावा भी अन्य फैक्टर्स भी मायने रखते हैं। जैसे कि ये चीज तो प्राथमिक है, इसका तो आपको चयन करना ही होगा, क्योंकि इसके बगैर आप सिविल सेवा की तैयारी बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं। दूसरा आपको देखना रखता है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उस कोचिंग संस्थान में लाइब्रेरी किस स्तर की है, या लाइब्रेरी में जो पढ़ने का माहौल है वो कैसा है, उसका प्रबंधन तंत्र कितना निपुण है और आपके लिए कितना तत्पर दिखाई देता है, आपके लिए खुद को कितना खड़ा करता है, यह मायने रखता है जब आप सिविल सेवा की कोचिंग संस्थानों का चयन करते हैं। और तीसरा ये कि समय समय पर वे जो टेस्ट ले रहे हैं या एग्जाम्स करा रहे हैं, चाहे वो जनरल स्टडीज के पेपर्स का करा रहे हो मेंस के, या फिर वो ऑप्शनल पेपर का करा रहे हो, तो जो टेस्ट हो रहा है उसकी चेकिंग क्या वही अध्यापक कर रहा है जो आपको क्लास में ऑप्शनल पढ़ाता है? क्या उस अध्यापक को यह पता है कि मेंस के कंटेंट क्या लिखे जाने चाहिए? इसके अलावा प्री और मेंस के कंटेंट में क्या डिफरेंस है, या फिर जब कोई आंसर लिखा जाता है तो उसके इंट्रो पार्ट में, कंक्लूजन पार्ट में, या फिर मेन बॉडी में, या क्रिटिकल रिव्यू करना है, क्वेश्चंस को कैसे करें, इलुसिडेट करना है कैसे करें, इन सब चीजों की बेहतर समझ रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पढ़ाने वाला टीचर तो आपका योग्य है, लेकिन जो टीचर कॉपियां चेक कर रहा है आपकी, जो आप उत्तर राइटिंग कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वो कोई नौसिखिया लड़का है या 20 रुपए पर 25 रुपए पर किसी को हायर करके कोचिंग संस्थान ये काम करवा रहे हैं? तो ऐसी परिस्थिति में बेहतर पढ़ भी लेंगे आप तो कहीं ना कहीं जो कॉपी चेक करने वाला है वो इतना योग्य नहीं होगा। तो इसके लिए आपको आप खुद को भ्रमित रखेंगे कि आखिर हम किस दिशा में तैयारी करें। तो ये चीज बहुत मायने रखती है ना। टीचर इज द मस्ट कंपल्सरी एलिमेंट इफ यू आर choosing any coaching institute for your preparation। अब देखें तो यह चीज बहुत मायने रखती है। दूसरा मैंने बताया कि मैनेजमेंट आपके साथ कितना व्यवहारिक दृष्टिकोण रखता है। तीसरा लाइब्रेरी वगैरह की व्यवस्थाएं कैसी हैं, यानी परिवेश, इन्वायरमेंट। अब देखें इन सब चीजों के अलावा आपको ध्यान रखना होता है कि उसके जो टीचर्स हैं, एथिक्स, IR, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन विषयों को, जिसमें काफी खासकर जो एथिक्स की पेपर की बात करें या इंटरनेशनल रिलेशंस की पेपर की बात करें, तो इसके लिए काफी अनुभवी अध्यापकों की आवश्यकता होती है। इनके जो पेपर का नेचर होता है, साथ ही साथ उनके पास एक पॉलिटिकल साइंस या फिलोसॉफिकल अप्रोच होना बहुत जरूरी है। एसए के पेपर में भी यही करीब करीब दृष्टिकोण होना चाहिए कि उसका टीचर काफी अनुभवी होना चाहिए। अब कोचिंग संस्थान कैसे भ्रमजाल फैलाती हैं विद्यार्थियों को अपने चंगुल में फंसाने के लिए? तो सबसे पहले चीज कि हर जो कोचिंग संस्थान है उसके पास एक्सपर्ट टीचर नहीं होते हैं। प्रायः कोचिंग संस्थानें मार्केटिंग के सहारे पर टिकी होती हैं। जैसे कि बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगा दिया उन्होंने, जो विद्यार्थियों से पैसा आ रहा, पूरा पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर दिया।
बेहतर टीचर्स नहीं रखती हैं। वो पता चलता है कि कोई लड़का यूपीएससी गया, मेंस से रिटर्न होकर के आया या फिर वाइवा से रिटर्न होकर के आया, उसको उन्होंने पढ़वाने के लिए रख दिया। आपसे मोटी फीस वसूली गई है, उससे पढ़वा करके इनका क्या लाभ नहीं, इसमें स्वार्थ टिका होता है कि वह नए लड़के 10,000 में, 15,000 में, 20,000 में पढ़ाने के लिए तत्पर होते हैं। जो है आपके बीच में यह भ्रम फैलाया जाता है चूंकि वह वाइवा रिटर्नर है तो वह बेहतर पढ़ाएगा। शायद उस लड़के को यही नहीं पता होता है कि मेंस में यदि मैं 50% पाया हूं या 51% पाया हूं या 43% पाया हूं, 44% पाया हूं मार्क्स, तो इसके लिए उत्तरदायी कारण क्या है या किन बातों पर टीचर ने या प्रोफेसर्स ने मेरे मार्क्स काटे हैं। और वह विद्यार्थी उतर आता है पढ़ाने के लिए, और कहीं ना कहीं ये सस्ते दामों पे ये लड़के मिल जाते हैं तुरंत के लिए। तो आप भ्रमजाल को वाइवा रिटर्नर है तो बेहतर पढ़ाएगा। ऐसे परिस्थिति में कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का कैरियर चौपट हो जाता है। और ये जो कोचिंग संस्थाएं हैं काफी हद तक व्यवसायिक प्रकृति की होती हैं। इनका उद्देश्य दो चार को छोड़ करके, या जो रॉयल कोचिंग संस्थान है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, मैक्सिमम ये बाजारवादी प्रकृति की होती है। इनका उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना, चाहे जैसे भी कमाए। उनके लिए बेहतर टीचर मायने नहीं रखता है, उनके लिए अनुभवी और योग्य टीचर मायने नहीं रखता। बस नौसिखिया लड़के को पकड़ करके किसी तरीके से कोरम पूरा करा देना है सिलेबस का, और लड़के भी इसी में खुश हो जाएंगे, अरे वाह सर तो जो है वाइवा रिटर्नर है, और पैसा आपके जेब से चला गया। अब आपको 10 साल लग जाएगा सिविल सेवा की तैयारी करने में, 8 साल लग जाए, या हो सकता है कि पूरी उम्र बीत जाए और आप बन ही ना पाए। इनमें इनका क्या स्वार्थ नहीं थी, ये क्या चीजें कहती हैं आपके बीच में, या फिर इनका जो डायरेक्टर्स होते हैं, इनके निर्देशक होते हैं, उनकी मनोवृत्ति क्या होती है। इनकी मनोवृत्तियां होती हैं कि जो मेरी कोचिंग चल रही है या मेरी संस्था चल रही है वो मेरे एडवर्टाइजमेंट से चल रही है, ना कि बेहतर टीचर्स की वजह से। अब आप बताएं, आपको पढ़ाने वाला जो टीचर होता है, इसलिए कहीं ना कहीं ये बेहतर टीचर की बजाय एडवर्टाइजमेंट पे, बेहतर एडवर्टाइजमेंट पे फोकस करती है, ताकि लड़के एडवर्टाइजमेंट देख करके झुंड इकट्ठा हो जाए और इनके पैसा उगाही का कार्यक्रम चलता रहे। साथ ही साथ ये उन लड़कों के साथ भी धोखा देती हैं जिनको ये टीचर्स के रूप में रखती हैं। आपको तो धोखा दिया ही एडवर्टाइजमेंट के जरिए, दूसरा उन नए लड़कों को भी धोखा देती हैं। वो कहती है देखो मैं तुम्हारी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, तुम यहां पर स्टेब्लिश कर ले जाओगे तो आगे करोड़ों में खेलोगे। अब ये बेचारे नए लड़के जिनके पास अभी सिविल सेवा के बेहतर अटेम्प्ट्स पड़े हुए हैं, आईएएस के अटेम्प्ट्स पड़े हुए हैं, पीसीएस के अटेम्प्ट्स पड़े हुए हैं, वो इनके चंगुल में फंस करके पढ़ाना चालू करती हैं। और इन बेचारे लड़कों को, जो कि जिनका ही पूरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है, इनका खुद का अपनी एनालिटिकल अप्रोच नहीं डेवलप होता है, कुछ तथ्यों को पकड़ा है, कुछ कॉन्सेप्ट्स को पकड़ा और फिर उसके बाद पढ़ाना चालू कर दिया, ये भी अपने आप को फंसा ले जाते हैं बच्चे। ये अपना कैरियर भी खत्म किए और साथ साथ आपका भी कैरियर खत्म किया। लाभ कौन उठाया? कोचिंग संस्थान वाला। और जब बेहतरीन टीचर कोई रखता है तो जाहिर सी बात है, आपसे अगर 1 लाख वसूल किया है या 1.5 लाख वसूल किया तो बेहतर टीचर की बेहतर डिमांड होगी। अगर नहीं पेमेंट की डिमांड, तब भी कम से कम एक मेच्योर टीचर 40-45 साल 50 साल की उम्र का है, उसका परिवार होगा या एक व्यवस्थित जीवन जी रहा होगा, तो जाहिर सी बात है एक बेहतर जीवन की अपेक्षा करेगा जो है, तभी वह इस पेशे में टिका रहेगा। तो ये प्रायः ऐसे टीचरों से बचती हैं, कोशिश करते हैं कि 2-3 साल में नए लड़के को पकड़ करके लाया जाए और किसी तरीके से जो अपना काम चलाया जाए। अब आपके मन में दूसरा पॉइंट आता है कि यहां कैसे धोखा होता है। आप जाएंगे इन संस्थानों पे तो आप प्रायः देखे होंगे जितने भी कोचिंग संस्थाएं, चाहे वहां से एक भी लड़का सेलेक्टेड ना हो ठीक से, इनकी होर्डिंग्स पे 8-8, 10-10 सेलेक्टेड विद्यार्थियों के फोटो छपे होते हैं। अब ये फोटो किस तरीके से छपे हैं वो ये जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा कोई जिक्र नहीं करना चाहूंगा। प्रायः तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि एक लड़का 4 कोचिंगों का चयन कर रहा है या 4 कोचिंगों में जाकर के पता कर रहा है कि किस तरीके से तैयारी होगी या कितने फीस में तैयारी कराएंगे। तो जब ये 4-5 जगहों पे लड़के जाते हैं तो उनकी फोटो 4-5 कोचिंगों में होती है। और जब ये लड़का जब सेलेक्ट हो जाता है तो
तो भले ही पढ़ा एक संस्थान से, बाकी तीनों अपने बैनर पर चिपका लेती हैं फोटो। अब वो फोटो देख के भ्रमित हो जाते हैं, या फिर मैं उस फोटो को देख करके भ्रमित हो जाता हूं, यदि विद्यार्थी के रूप में तैयारी करने जा रहा हूं तो। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आया है यहां पर, ये सबसे ज्यादा भ्रमित करते हैं एक नई प्रणाली को अपना करके। हो क्या रहा है कि ये संस्थाएं वाइवा का आयोजन कराती हैं। लड़का इनके यहां का पढ़ा नहीं होता, दिल्ली से लेकर के पटना तक, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, ये कोचिंग संस्थाएं वाइवा का एक बड़े स्तर पर आयोजन कराती हैं। तो अब जितने लड़के मेंस क्वालिफाई हैं, जाहिर सी बात है तो विद्यार्थी कहीं ना कहीं मन में शंका तो होगा कि कहीं वाइवा से ना बाहर हो जाऊं। तो इसके लिए वह सोचता है कि क्यों ना चल करके 2-4 कोचिंग संस्थानों में हम अपना वाइवा दे दें। हालांकि वाइवा की तैयारी सबसे ज्यादा विद्यार्थी के अपने ऊपर निर्भर करता है। यदि वह मुख्य परीक्षा क्वालिफाई किया है बेहतर अंक से, तो फिर भी एक भय होता है विद्यार्थी जीवन में। तो वह जाता है और 8-10 कोचिंग संस्थानों में जाकर के आवेदन करता है कि यस, मैं आपके यहां वाइवा का टेस्ट दूंगा और आप मेरी फोटो लीजिए और अपने ऊपर लगाइए। अब होते क्या है कि मान लीजिए जितने भी लड़के मेंस क्वालिफाई किए, सब कहीं ना कहीं मैक्सिमम लड़के वाइवा की तैयारी के लिए गए हैं। तो अब जिन जिन कोचिंग संस्थानों में ये वाइवा की तैयारी के लिए जाते हैं, ये कोचिंग संस्थान, जब वो जाहिर सी बात है कि अगर 5,000 सेलेक्ट हुए हैं और मेंस क्वालिफाई किए हैं, 4,000 गए वाइवा की तैयारी के लिए, तो जाहिर सी बात है उसमें से 500-600 लड़के तो सेलेक्ट होंगे ही होंगे। तो अब जो लड़के इसमें सेलेक्ट हुए हैं वाइवा में, तो अब ये कोचिंग संस्थान ये अपने बैनर पे फोटो लगाती हैं और दिखाती है कि लड़का मेरे यहां का पढ़ा है। और जाहिर सी बात है आप रिजल्ट देख करके एडमिशन लेंगे कि यार ये तो लड़के यहां के पढ़े हैं, यहां से क्वालिफाई किए हैं। आपको क्या पता है कि वो लड़का वहां कभी उस संस्थान में गया ही नहीं है, ना प्री की तैयारी के लिए ना मेंस की तैयारी के लिए, वह केवल वाइवा के लिए गया। वैसे 10 संस्थानों में वह वाइवा की तैयारी के लिए गया हुआ होता है। तो ये जो भ्रमजाल है, जो आप सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का फोटो देख करके जाते हैं, जो कि उनके एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स पे बड़े बड़े लगे होते हैं, इससे कहीं ना कहीं आप अपने आप को गलत संस्था के हवाले कर देते हैं ताकि वह आपका मार्गदर्शन करे। ना तो उसके पास बेहतर एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, ना ही जो उसके पास फैकल्टीज मौजूद है नौसिखिए, उनके पास वो एनालिटिकल अप्रोच है कि आपको पढ़ा सके या बेहतर आपको अप्रोच डेवलप कर सके कि यूपीएससी में आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, या फिर टॉपिक्स को कितना रिलेवेंसी के साथ, कितना कॉन्सेप्चुअली पढ़ाया जाए। क्योंकि उसकी सब्जेक्ट की ही कमांड नहीं, तो प्रायः तो कुछ तो बीटेक करके आ जाते हैं और कहते हैं नहीं मैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा, कोई एमबीए करके आया बोल रहा मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा। तो जाहिर सी बात है कि सब्जेक्ट की एक्सपर्टनेस नहीं है, तो सब्जेक्ट की बारीकियों को केवल 4 साल तैयारी करने लेने से कोई लड़का नहीं जान पाएगा। और साथ साथ अनुभव भी चाहिए। सिविल सेवा एग्जाम्स के पैटर्न्स को लेकर 10 साल से 8 साल से पढ़ा रहा हो, तो अनुभव भी नहीं होता है। तो ये धोखा देते हैं। इनका मेंटेलिटी क्या है कि भाई मैं टीचर्स के सहारे नहीं, मैं तो एडवर्टाइजमेंट के सहारे सर्वाइव कर रहा हूं। हर नए लड़के को बेवकूफ बनाना है। 1-2 साल के बाद आओ बेटा तुम पढ़ाओ, मैं तुमको अपॉर्चुनिटी दूंगा और बड़े स्तर पर ले जाऊंगा। फिर उसके बाद उसको निकाल के फेंक दे, फिर दूसरे लड़के को ले आएंगे। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो आप जब किसी सिविल सेवा संस्थान का चयन करें तो उसके एडवर्टाइजमेंट के भ्रम पे ना फंसें या सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के भ्रम में ना आए। आप सीधे सीधे संस्थान में जाएं, वहां पर 2-4 डेमो क्लासेस लें और साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के जो पेपर्स हैं उनको कौन कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, कितने साल का अनुभव है, आप वहां पुराने विद्यार्थियों से पता करें। जब आप ये सारी चीजें कर ले जाते हैं तब कहीं ना कहीं आप उस संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं और वह संस्था आपके लिए बेहतर होगी। चाहे आप यह तैयारी दिल्ली से करें, चाहे आप यह तैयारी लखनऊ से करें, पटना से करें, जयपुर से करें, भोपाल से करें। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अब चीजें ध्यान रखेंगे कि कुछ लड़कों के दिमाग में भ्रम होता है कि दिल्ली है तो दिल्ली में बेहतर कोचिंग संस्थाएं होती हैं। नहीं, इसी का तो ये नौसिखिए लाभ उठाते हैं। इसी का तो ये जो मार्केटिंग वाले एडवर्टाइजमेंट वाले कोचिंग संस्थान है ये लाभ उठाते हैं। ये जाकर के एक छोटा सा कमरा लिए दिल्ली में और पढ़ाना चालू कर दिए और अगले ही पर फिर ले जाकर के इलाहाबाद खोले, लखनऊ खोले, पटना के लो दिल्ली की ये बेहतरीन कोचिंग संस्थान।
कोचिंग भी वैसे ही है, उसको पढ़ाने वाला भी ऐसे ही है। तो दिल्ली के भ्रम में ना पढ़े। दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी प्रोफेसर आप देखेंगे तो वो भी पूर्वांचल और बिहार के ही मिलेंगे आपको, बंगाल के। कोई दरभंगा यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है तो कोई आगरा यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है तो कोई पटना यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है तो कोई डिग्री कॉलेज का पढ़ा हुआ है। तो दिल्ली में पढ़ाने वाला टीचर इंटेलेक्चुअल होगा इसकी गारंटी नहीं है, बल्कि वो भी एक मार्केटिंग का एक तरीका हो गया कि दिल्ली के फला विशेषज्ञ आएंगे और पढ़ा करके आपको जाएंगे। और वो बेवकूफ बना के चला गया, कुछ तो मुंह में पान लिया, समझ गए होंगे आप मुझे। और कुछ होते हैं हंसी मजाक करके पूरा टाइम गंवा दिए, पढ़ाने से उनको ना तो सब्जेक्ट पे ही कमांड है उनकी, और ना ही उनको किसी व्यवस्थित जीवन से या आपके व्यवस्थित जीवन से मतलब है। संस्थाएं उनको पैसा दी और वो अपना चलते बने, उनका काम होगा कि चलो मैं इतना कमा करके आ गया। तो ऐसे जाल से बचे। हाँ, हंसी जरूरी है क्लास के भीतर, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस। ये भावनात्मक समझ का एक हिस्सा है कि भाई क्लास में थोड़ी बहुत हंसी मजाक होता है। तो इससे होता क्या है कि क्लास का माहौल लंबे समय तक जब क्लासेस चलती हैं तो डल होने से बचता है, जो है बोरिंग नहीं होता है। लेकिन इसके साथ साथ टीचर को क्या पढ़ाना है, कितना देर पढ़ाना है, कितना कंटेंट परोसना, कितने समय में सिलेबस कंप्लीट करना है, इसकी पूरी समझ होनी चाहिए। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें। और ये भी ध्यान रखें कि 4 महीने में कोई आईएएस नहीं बनता है, कम से कम 1 साल आपको देना पड़ेगा, 1-1.5 साल गंवाना पड़ेगा इसके लिए। तो ऐसे भी टीचर आपको बेवकूफ बनाने वाले मिल जाएंगे कि हाँ मैं 2 महीने में, या कोचिंग संस्थान बेवकूफ बनाने वाले मिल जाएंगे कि मैं 2 महीने में आपका सिलेबस तैयार करा दूंगा। अरे 2 महीने में तो दिमाग के आइडियाज को ही डेवलप करने में लग जाएंगे कि मुझे करना क्या है और किस अप्रोच से लाना है। पता चला वहां मैं मैनेजमेंट अप्रोच का हूं, यहां करके मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में किसी भी चीज को सोचना है। तो 2 महीने में कोई सिलेबस कंप्लीट कर भी दिया तो आप उतना व्यवस्थित हो करके उस चीज को खुद कॉन्सेप्चुअली एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो 1-1.5 साल का समय लगता है। तो इन सब चीजों पर यदि आप फोकस किए हुए हैं, थोड़ी सी अपने माइंड को स्टेबल किए हुए हैं, स्थिर किए हुए हैं कि नहीं मुझे 1-1.5 साल देना है। साथ ही साथ बेहतर कोचिंग संस्थाओं के चुनाव में एडवर्टाइजमेंट्स अपने आप को बचाए रखे हुए हैं कि कोई एडवर्टाइजमेंट, ऐसा नहीं कि जो एडवर्टाइजमेंट कर रही है संस्था सारी बुरी ही है, कुछ के पास बेहतर फैकल्टीज भी हैं, एडवर्टाइजमेंट भी अच्छा है उनका, लाइब्रेरी भी उनके पास बेहतर है, और साथ ही साथ जो उनका मैनेजमेंट है वो भी आपके प्रति लॉयल है। तो वो आपको सिलेक्शन दिलाएंगी, चाहे आज दिलाएं या साल 2 साल के अंदर आपको पूरी प्रक्रिया से आपको तैयार करा देंगे। हालांकि 100% सिलेक्शन की कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है, खासकर आईएएस की मुख्य परीक्षा में, क्योंकि उनके पढ़ाने के अलावा आपके समझने का स्तर कितना है यह भी बहुत मायने रखता है। बहुत अच्छा टीचर भी होगा और आपको समझा रहा होगा, लेकिन आपके माइंड में नहीं इंटर कर रहा है, उस लेवल तक आपका इमोशनल एप्टीट्यूड नहीं है उस चीज को पकड़ने के लिए, तो जाहिर सी बात है आप हर बात में कोचिंग संस्थानों और टीचर्स को दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन फिर भी यदि आप सीरियस हैं तैयारी करने के लिए, तो इन बातों का ध्यान आपको जरूर देना होगा। तभी आप जाकर के सिविल सेवा के बेहतर संस्थान का चुनाव कर सकते हैं और खुद को सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा के काबिल बना सकते हैं। तो कोचिंग संस्थानों के भ्रम से बने, खासकर ये कोचिंग संस्थाएं तो अच्छे अच्छे टीचरों के नाम पर पैसा ले लेती हैं और बाद में कोई दूसरा नमूना आपके बीच में परोस देती हैं और कहती हैं कि टीचर पैसा लेकर के चला गया। तो ये भी उनका एक बेवकूफ बनाने का तरीका है। 2-3 साल पहले लखनऊ में एक केस ऐसा सुनाई दिया था मुझे कि पैसा किसी और टीचर के नाम पे नहीं और पढ़वाएंगे किसी और टीचर। भाई उनको तो अपना मुनाफा कमाना है। मैक्सिमम मार्केटिंग वाली कोचिंग संस्थाएं इस तरीके की धांधली करती हैं। तो ऐसे फ्रॉड कोचिंग से आप बचें, ऐसे कोचिंग्स को ज्वाइन करें जहां बेहतर अनुभवी टीचर हो, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हो, साथ ही साथ वो टीचर आपके साथ बेहतर इंटरेक्ट करना जानता हो, तब जाकर के आपका चयन होगा। तो आप कोचिंगों के बजाय टीचर फोकस्ड बने, ना कि कोचिंग फोकस्ड, क्योंकि इनका तो काम ही है बिजनेस करना, ये तो बिजनेस करेंगे ही करेंगी। तो जाहिर सी बात है आपको सही दिशा देने के बजाय आपको भरमाना ज्यादा पसंद है, क्योंकि भरमाने में इनका लाभ ज्यादा है। तो सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए नवनाथ मिश्रा का